आज हम लोग शुरू करेंगे नेटवर्क थ्योरी। सो नेटवर्क थ्योरी में जितने भी चैप्टर है सबको हम लोग आने वाले दिनों में कवर करेंगे। और मेरे हिसाब से जो नेटवर्क थ्योरी में जो समय लगेगा, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो मेरा, तो ये देखो कितना टाइम लग रहा है, देख लो एक बार। ये जो ओवरऑल टाइम लग रहे हैं नेटवर्क थ्योरी में वो है 60 आवर्स। ठीक है, ठीक। सो 60 आवर्स में हम लोग नेटवर्क थ्योरी खत्म करेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, जिसमें 13.5 आवर्स लगेंगे। और क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है इसीलिए बेसिक चैप्टर है पूरे नेटवर्क का, सो ऑब्वियसली इतना टाइम लगेंगे यार। आप इत्मीनान से पढ़ना और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलो हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। और ये जो प्रिपरेशन है हम गेट पर्सपेक्टिव से करेंगे, गेट 24 के पर्सपेक्टिव से। सो जितने भी गेट वाले हो आप देख सकते हो, नो डाउट आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा इसमें। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई एसएससी जेई वाला है तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम एसएससी जेई लेवल का तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन यस इसका जो लेवल है वो गेट लेवल का है। सो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। सो एसएससी जेई हो गया या फिर कोई भी जेई एग्जाम है तो आप देख सकते हो, बट मोस्टली हम कवर कर रहे हैं इसमें गेट पर्सपेक्टिव से। सो आई थिंक गेट वाले देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे हम। सो देखो दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें टाइप ऑफ नेटवर्क में कौन कौन सा टाइप का है। तो जो पहला है वो लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी का है। फिर उसके बाद जो हम दूसरा पढ़ेंगे बाइलेटरल, लेटरल, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है। चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं लीनियरिटी से। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, लीनियर एलिमेंट हम किसको बोलेंगे और नॉन लीनियर एलिमेंट किसको बोलेंगे। ठीक, ये चलिए पहली चीज़ है। देखो, जब भी हम बात करते हैं सिग्नल सिस्टम या नेटवर्क में लीनियरिटी का, तो जो ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, y बराबर mx का, ये अगर ग्राफ है तो दैट मीन्स दैट नेटवर्क इज कॉल्ड लीनियर नेटवर्क। जिसका ग्राफ सिंपल कैसा रहता है बताओ। लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज x, सो ग्राफ विल बी दिस, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो क्या लिखा है, लीनियर नेटवर्क पासिस थ्रू ओरिजिन, उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एज एन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये चीज़ें रहेगा हमारे नेटवर्क में। ओके, सो देखो ये जो है, ये जो पहला ग्राफ है, अगर हम इसको फर्स्ट ले लें तो बताओ ये क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बना है, जो ग्राफ बना है, वो y बराबर mx है, मीन्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सो ये लीनियर नेटवर्क है। इसके बारे में बताओ ये क्या है। ये जो ग्राफ है यार, देखो ये जो ग्राफ है, दिस इज, इसको हम नीचे लिखते हैं y बराबर mx प्लस सी। अब mx प्लस सी का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 0 पे जो y 0 का जो वैल्यू है वो कुछ सी है। देखो ना यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू सी है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द लीनियर, दिस इज लीनियर नहीं है। सो ये क्या है, नॉन लीनियर नेटवर्क। ओके, आपको ये ध्यान रखना। इसके बारे में बताओ, ये ग्राफ के बारे में बताओ। देखो ये जो ग्राफ है v और i के बीच में, ये ग्राफ क्या है बताओ। ये ग्राफ है y बराबर ax स्क्वायर, मतलब v जो है समथिंग कुछ a i स्क्वायर है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट लीनियर। मैंने एक ही चीज़ बोला है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यही जो है लीनियर का फंडा है। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर नेटवर्क। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर समझ गए आप और नॉन लीनियर समझ गए। एग्जाम्पल क्या है, RLC। इसको हम देखेंगे कि RLC कैसे है, लीनियरिटी कैसे फॉलो करता है। और नॉन लीनियर का एलिमेंट में आपका डायोड आएगा, BJT आएगा, मॉसफेट आएगा। ठीक है, ये जो डिवाइसेज है ना, वो एलिमेंट्स आएंगे नॉन लीनियर नेटवर्क में। अब R क्यों आता है, क्योंकि R का बोलते हो V बराबर RI, V इक्वल टू RI, जो एकदम फॉलो करता है y बराबर mx को। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप पढ़े होंगे साई इक्वल्स टू LI। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहा है y बराबर mx को। सो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। अब अपने कैपेसिटर के फॉर्म में ये दिखा हुआ Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग लाइक y बराबर mx। सो दैट्स वाई दिस 3 RLC इज नॉन एज लीनियर नेटवर्क। ठीक है,
अब डायोड में देखो, डायोड में आपने देखा होगा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ ये y बराबर एम एक्स का फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे ऑब्वियसली आप, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर ये तो फॉरवर्ड बायस के लिए, ये अगर आप इसमें पीछे इसको देखो, आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे आता है। तो किस हिसाब से आप बताइए, ये किस हिसाब से आपको लीनियर दिख रहा है? नहीं लीनियर है ना, तो दिस इज नॉट लीनियर। ये बताइए IC बराबर BC, ये जो डायोड का था ये है BJT का। BJT में आपने देखा होगा इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आता है IC बराबर VCE का, सो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर। और ID और VGS मतलब ये जो है मॉसफेट का रहता है, ठीक है, ड्रेन करंट, और ये जो है गेट सोर्स वोल्टेज है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर नेटवर्क। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए आप। आगे हम बढ़ेंगे। अब आते हैं बाइलेटरल यूनिलेटरल एलिमेंट के बारे में, ठीक है। सो देखो भाई, बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट का क्या मतलब होता है? बाइलेटरल का मतलब ये है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, समझना, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसका अगर हम ग्राफ खींचे, ठीक, तो उसके दोनों साइड में जो इम्पीडेंस है वो इक्वल आना चाहिए। अब लाइक ये ओरिजिन है, y बराबर mx है, तो मान लो कि अगर इसका स्लोप, ये अगर v और i का है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसका स्लोप ही इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे भी देखो ये भी r है, तो ये जो है बाइलेटरल नेटवर्क है, बाइलेटरल, ठीक है। क्या लिखा है देखो, इन केस ऑफ vi प्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट ऑफर्स सेम इम्पीडेंस थ्रू आउट द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, whereas in unilateral characteristic offers different impedance। समझ में आई बात? ओके, अब देखो, इन केस ऑफ एनी प्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, लाइक हमने ये आपको बोला। एक तो केस हो गया कि y बराबर mx का आप बोल सकते हो, नो डाउट, ठीक है। एक आप केस लिख सकते हो y बराबर एक्स क्यूब का। आपको ध्यान होगा कि एक्स क्यूब का हम लोग कैसे खींचते हैं, ये देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये भी बाइलेटरल है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अभी। अब जैसे यहाँ पे देखो, बताओ ये चीज़ें आपको, जो ये एक पोर्शन जस्ट इतना समझ लो कि अगर vi कैरेक्टरिस्टिक है तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपको पता है कि v और i दोनों पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, v पॉजिटिव होगा और i नेगेटिव होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ में दोनों, आई मीन एक पॉजिटिव होगा, i पॉजिटिव होगा और v नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ओवरऑल r नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसको आप जस्ट देख करके समझ सकते हो कि यहाँ पे r पॉजिटिव है, यहाँ पे भी r पॉजिटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, r सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है क्योंकि एक उसमें से नेगेटिव होगा, ठीक है। मेरे को जस्ट समझाना है, तो ये इसलिए समझाना है क्योंकि इससे आप ये पता कर पाएंगे ग्राफ अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो वहाँ पे हमको देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा या नहीं होगा, या क्या होगा, देखते हैं। चलो पहले इस ग्राफ के बारे में बताओ। मान लो इसको फर्स्ट मान लिया, तो vi कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये लीनियर है भाई? क्यों लीनियर है? क्योंकि y बराबर mx का ग्राफ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। इट मीन्स दिस इज लीनियर नेटवर्क। क्या ये बाइलेटरल है? ऑब्वियसली बाइलेटरल है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है r, वहाँ वही स्लोप सेम यहाँ पे है, सो दिस इज ऑल्सो बाइलेटरल। ओके, नेक्स्ट इसमें बताइए, इसमें क्या है भाई? देखो ये भी y बराबर mx का है, तो लीनियर तो है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और क्या बाइलेटरल है? हाँ बाइलेटरल भाई, यहाँ पे भी r नेगेटिव है और यहाँ पे भी r नेगेटिव, मतलब दोनों का स्लोप बराबर है इस थर्ड और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये दोनों भी बाइलेटरल लेटरल है, आई मीन लीनियर है। इसके बारे में बताइए। देखो एक चीज़ तो पहला चीज़ ये है, दिस इज नॉट द y बराबर mx। अगर मैं आपसे पूछूँ किसका ग्राफ है, तो भाई ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू समथिंग ऐसा है a डैश, मतलब मॉडुलस x, y बराबर मॉडुलस x, इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये लीनियर तो नहीं है भाई, ये क्या है? नॉन लीनियर है, ठीक। दूसरी चीज़ बाइलेटरल है। मैंने आपको बताया था कि बाइलेटरल के केस में अगर ये r यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है सेम वही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, आई मीन सेम बोले तो साइन और विथ मैग्नीट्यूड दोनों से क्या यहाँ पे आ रहा है भाई? देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे नेगेटिव साइन r का आ रहा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये यूनिलेटरल है, ठीक है, यूनिलेटरल नॉन लीनियर। यहाँ इसके बारे में बताओ, सिंपल, ये भी y बराबर mx का ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ y बराबर mx, सो दिस इज नॉट लीनियर। ये क्या है? नॉन लीनियर है। क्या है? बाइलेटरल है? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे r नेगेटिव है और यहाँ पे r पॉजिटिव। r क्यों पॉजिटिव है भाई साहब? एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे r इक्वल्स टू v बटा में i होता है, ठीक है। यहाँ पे v क्या है? यहाँ पे v नेगेटिव है और i क्या है? नेगेटिव है। सो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे v पॉजिटिव है और i नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बटा में नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे r नेगेटिव है और यहाँ पे r पॉजिटिव है, इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस इज यूनिलेटरल एंड नॉन लीनियर, ठीक है। सो दिस इज नॉन लीनियर एंड यूनिलेटरल। देखो ठीक, इसके बारे में बताओ क्या है भाई साहब? ये तो सबसे पहले y बराबर mx का फॉर्मूला है, नॉट
दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो दिस इज नॉन लीनियर। ओके, नेक्स्ट आता है, एक तो नॉन लीनियर है। अभी देखो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, आर पॉजिटिव है और यहाँ पे भी आर पॉजिटिव है, ठीक है। अब दोनों आर का जो वैल्यू है किसी भी टाइम पे आप तुम पकड़ लो, एक ए टाइम और सिमिलरली इधर चला जाओ दूसरा टाइम, तो वैल्यू बराबर ही होंगे, है ना। मान लो अगर ये T1 है, ये T1 है और यहाँ पे -T1 है, तो इस दोनों इंस्टेंट पे जो वैल्यू होंगे वो बराबर होंगे। मान लो ये अगर x वैल्यू है तो ये भी x है, विथ मैग्नीट्यूड और विथ साइन, सो दिस इज कॉल्ड एज बाइलेटरल, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज समझ लेना यहाँ पे, एक चीज जस्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। हाँ ठीक है, मतलब नो इशू, नो इशू। ओके ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि भैया कि आपने पहले में क्या देखा, पहले में हम ये देखे कि लीनियर है, बाइलेटरल है, दूसरे में भी लीनियर है, बाइलेटरल है, यूनिलेटरल नॉन लीनियर, यूनिलेटरल नॉन लीनियर, बाइलेटरल नॉन लीनियर, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी लीनियर एलिमेंट है सब बाइलेटरल हो रहा है, ठीक है, लेकिन हर एक बाइलेटरल लीनियर नहीं हो रहा है। यहाँ से देखो, हर एक, यहाँ पे समझो पहले, ये हर एक लीनियर बाइलेटरल तो हो रहा है भाई, हर एक लीनियर बाइलेटरल तो हो रहा है भैया, बट हर एक बाइलेटरल लीनियर नहीं हो रहा है। सो ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल बट रिवर्स मे नॉट बी ट्रू, करेक्ट। ध्यान रखो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये समझ लो बस आप, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिवाइस एलिमेंट में डायोड है, चाहे बीजेटी है, चाहे मॉसफेट, ये सब नॉन लीनियर एलिमेंट है और यूनिलेटरल भी है। मैंने आपको दिखाया कि क्यों यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल क्यों आपको पता चला रहा है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ अगर यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। आई मीन मान लो तुम अगर इसको यहाँ पे ऐसे करते हो, डायोड का ऐसे रहता है ना, और यहाँ पे कुछ ऐसे जाता है, तो भाई ऑब्वियस बात है ना, ये सिमिलर नहीं है, अलग सिमेट्री नजर आना चाहिए, सिमेट्री है नहीं है, तो ये सब यूनिलेटरल होगा, ठीक है। ये जो मैंने खींचा है डायोड के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक आता है पैसिव और एक्टिव एलिमेंट। भाई साहब, पैसिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट जो ऑब्जर्व करता हो पावर को, और एक्टिव एलिमेंट जो सप्लाई करता हो। पैसिव मतलब ऑब्जर्व करना और एक्टिव मतलब सप्लाई करना। भाई बताओ, अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या है, बैटरी क्या है भाई, ये एक्टिव एलिमेंट है। देखो कोई अगर पूछे कि भाई बैटरी तो ऑब्जर्व भी करता है, किस टाइम पे, चार्जिंग के टाइम पे, हाँ भैया सही बात है। लेकिन जब भी हम मेन पर्पस की बात करते हैं तो मेन पर्पस ये रहता है हमारा कि बैटरी एक्चुअल में क्या करता है। एक्चुअल में जो बैटरी करता है वो सप्लाई करता है पावर का। अरे भाई चार्जिंग बैटरी है तब ना, अगर ऐसा बैटरी जो डिस्चार्जेबल नहीं है तो क्या करेगा, वो तो सिर्फ सप्लाई करेगा ना। तो इसलिए बैटरी क्या है, एक्टिव है। रेजिस्टेंस ये तो ऑब्जर्व करता है, सो ये क्या है आपको पैसिव एलिमेंट। चलो इसको पढ़ते हैं। In case of VI plane, characteristics of VI plane offers positive impedance, then this element is passive element. समझ गए? अगर पॉजिटिव इम्पीडेंस आ रहा है इट मीन्स पैसिव है, अदरवाइज वो एक्टिव होगा। एक चीज और, पैसिव एलिमेंट ऑब्जर्व द एनर्जी एंड एक्टिव एलिमेंट डिलीवर द एनर्जी, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से पता चल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप कैसे पहचानोगे। चलो बताओ, ये जो VI है लीनियर है, लीनियर है, क्यों लीनियर है, पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बाइलेटरल है, हाँ, बिकॉज दोनों में, दोनों क्वाड्रेंट में जो है सेम वैल्यू दे रहे हैं। और क्या ये पैसिव है और एक्टिव है, भाई साहब यहाँ पे आर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे भी आर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपके हो गए पैसिव एलिमेंट, ठीक है। इसके बारे में बताओ, ये क्या है भाई, लीनियर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बाइलेटरल है क्यों है, क्योंकि भैया इसका जो वैल्यू है इधर और इधर दोनों बराबर है। क्या ये पैसिव है और एक्टिव है, भाई साहब ये तो एक्टिव है। क्यों एक्टिव, क्योंकि यार यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी यार निगेटिव आ रहा है। सो दिस इज दिस, ठीक है। मैंने आपको बताया एक्टिव एज हैविंग निगेटिव इंपीडेंस। इसके बारे में बताइए, तो भाई हिसाब सिंपल है, देखने से पता चला नॉन लीनियर, बिकॉज दिस नॉट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बाइलेटरल भी नहीं है, क्यों नहीं है बाइलेटरल, तो ये यूनिलेटरल, क्योंकि भाई यहाँ कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और वैल्यू है, ठीक है। एक्टिव है और क्या है भाई साहब, सिंपल है एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये निगेटिव है। अब निगेटिव आ गया ना, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, अगर निगेटिव आ गया मतलब एक्टिव है।
इसके बारे में बताओ भाई, सिंपल है, ये तो एक्टिव है, लीनियर है नहीं, नॉन लीनियर है, और बायलेटरल है नहीं भाई, ये तो यूनिलेटरल है, ठीक है। इसके बारे में बताओ। अब ये ग्राफ देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, इसमें मतलब क्या है भाई, ये तो पैसिव है, पैसिव तो है, साथ में बायलेटरल भी है, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू बराबर है, वाई बराबर एक्स क्यू मान लो, एक्स क्यू, ठीक है। और उसके बाद नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो क्या लिखा है, इफ एलिमेंट्स हैव कैपेबिलिटी टू डिलीवर द एनर्जी देन इट इज कैरेक्टराइज्ड एज एक्टिव एलिमेंट, जबकि बैटरी की तरह बैटरी है, ठीक। अब देखो एक चीज आप ध्यान रखना यार, कि हम अगर इसकी बात करें, रुको एक मिनट आपको बताता हूँ। पहले एक काम करो, देखो सबसे पहले चीज कि हम जैसे बोलते हैं ना कि आर एल सी में आर क्या है, पैसिव, और एल एल सी में ना कभी पैसिव हो जाता है, कभी एक्टिव हो जाता है। आई मीन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये कंफ्यूजिंग चैप्टर, ये जो चीज़ें हैं कंफ्यूजिंग है यार, क्यों है, क्योंकि देखो होता क्या है, जब एल और सी जब चार्ज होगा, चार्जिंग के टाइम पे तो ऑब्जर्व करेगा, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। देखो ना चार्जिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है ना, देखो ये भी है और ये टी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो मतलब एक होता है ना कि वी नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, कुछ ऐसा ही होता है ना इसका चार्जिंग का इक्वेशन। तो ये बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग इक्वेशन। तो इसमें क्या है, ऑब्जर्व करता है, इसलिए चार्जिंग के केस में हम इसको पैसिव मानकर मानते हैं। अगर तुम डिस्चार्जिंग की बात करो, क्या होता है, कुछ वैल्यू होगा और उसके बाद ये डिस्चार्ज करता हुआ नजर आएगा। हम ये जो बना रहे हैं दिस इज फॉर व्हाट, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो ये डिस्चार्जिंग का है, यहाँ पे टी होगा, डिस्चार्जिंग है, तो इस केस में क्या होगा, वो एक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देख लो एग्जांपल ऑफ एक्टिव एलिमेंट में क्या है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, जनरेटर है, ओपैम्प है, बायस्ड BJT है, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। उसके बाद ग्लोबली RLC एलिमेंट्स आर पैसिव, ठीक, बट इन केस ऑफ ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग L एंड C कंसिडर्ड एज एक्टिव एलिमेंट, जो मैं आपको अभी ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज़ और हम यहाँ पे अभी इसको समझ लो पहले कि एक नेटवर्क ले लिए, ठीक है, RL नेटवर्क है। अब क्या है, t इक्वल टू 0 पे ये हम स्विच क्लोज करें, इसका मतलब क्या है कि भाई t जो है लेस देन 0 पे क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, किसके थ्रू, वोल्टेज सोर्स के थ्रू, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर L है तो L जो है किस चीज़ को चेंज को अपोज करता है, L हमेशा करंट के चेंज को अपोज करता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो L क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करंट ऑब्जर्व करेगा, ठीक। अब तो देखो हम t इक्वल टू 0 पे इसका ग्राफ मतलब नेटवर्क बनाएंगे तो VRL होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये केस जो है चार्जिंग का है, चार्जिंग का है कि नहीं, क्योंकि भाई तुमने एक वोल्टेज सोर्स दिया है, तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ से सप्लाई करेगा पावर, ठीक है ना। सो पावर अगर सप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर सप्लाई मतलब ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द चार्जिंग नेटवर्क, और चार्जिंग नेटवर्क होगा तो क्या होगा बताओ, चार्जिंग मतलब पैसिव, लेकिन पैसिव इसमें कौन है, पैसिव इसमें R है और पैसिव L है, बट यहाँ पे वोल्टेज क्या है, एक्टिव है, ठीक। सो RL एक्ट्स एज पैसिव, व्हाई, बिकॉज दिस इज चार्जिंग नेटवर्क, ओके। मैं अगर यही डिस्चार्जिंग होता तो अब डिस्चार्जिंग कब हो जाएगा, जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब स्विच जब हम क्लोज कर देंगे। तो देखो इसका भी नीचे दिया ही है, देखो जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो ये जो सप्लाई है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका कुछ काम नहीं, इसको हटा दो। अब तुमको सर्किट सिर्फ यहाँ से बना, यहाँ और ये बना। अब क्या होगा, L जो करंट ऑब्जर्व किया होगा, मान लो करंट पहले ऐसे आ रहा था, मान के लो आ ही रहा था, तो यही करंट L क्या करेगा, ये करंट को सप्लाई करता रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, हम जब भी बोलते हैं कि भाई L जो है करंट के चेंज को अपोज करता है, इट मीन्स कि I जो इंडक्टर का करंट IL 0 माइनस, अब तुमने 0 पे 0 माइनस इसलिए कि जिस टाइम पे तुम क्लोज कर रहे हो उससे जस्ट पहले का जो करंट होगा इंडक्टर में और ओपन करने के जस्ट बाद यानी 0 प्लस, वो दोनों बराबर होंगे। इसलिए बराबर होगा क्योंकि इंडक्टर अपोजेज द चेंज इन करंट इंस्टेंटेनियस, यानी इंडक्टर अपोजेज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट। यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ आपको कि इंडक्टर अपोजेज द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ करंट, और इस स्टेटमेंट का प्रूफ ये रहा, ठीक है, आई मीन मैथमेटिकल फॉर्म ये रहा, ओके। सो अब देखो पहले जो करंट आ रहा होगा वही करंट अभी फ्लो कर रहा होगा,
अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये करंट जाएगा और आर में क्या होगा, ये करंट जाएगा और आर में कंज्यूम होगा। सो यहाँ पे एल तो प्रोवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट, और कंज्यूम कर रहा है आर, सो ये हो जाएगा पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो टी ग्रेटर 0 पे देखो, टी लेस देन 0 पे दोनों पहले पैसिव थे, और टी ग्रेटर 0 पे एल अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया, बट आर अभी भी क्या है, पैसिव है। इसीलिए आर जहाँ पे भी रहेगा ना वो हमेशा आपको पैसिव ही काम करेगा, बट एल जो है वो डिपेंड करता है कि एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। जब चार्जिंग के केस होंगे तो उस केस में एक्टिव होगा, आई मीन चार्जिंग के केस में वो पैसिव होगा और डिस्चार्जिंग के केस में वो एक्टिव होगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब एक आता है टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। मतलब ये हुआ, टाइम वेरिएंट का मतलब हुआ कि ऐसा नेटवर्क या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम के साथ चेंजेज हो, दैट इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट। जैसे ये देखो, यहाँ पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका अलग अलग स्लोप है हर एक टाइम पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम वेरिएंट, और जिसका स्लोप टाइम के साथ चेंज नहीं होता है वो क्या कहलाता है, टाइम इनवेरिएंट। ठीक, ओके नेक्स्ट। एक आता है लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। भाई लंप्ड एलिमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे हम किसी सर्किट में हर एक एलिमेंट को सेपरेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लंप्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें सर्किट के हर एक पैरामीटर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इसीलिए अगर तुम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लोगे ना तो उसमें क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आता है। ठीक, और बाकी तुम ये इसको देखो, जैसे ये सर्किट है अभी, फिजिकली सेपरेट एलिमेंट इन ए नेटवर्क इज नोन एज लंप्ड, इफ एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लो तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तो वो आएगा आपको लंप्ड में। ठीक है, चलो ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स आरएलसी क्या होते हैं भाई, लीनियर होगा, बाइलेटरल होगा, पैसिव होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा और लंप्ड होगा। ठीक है, हम जो नेटवर्क एलिमेंट पढ़ेंगे अभी जितना भी हम पढ़ेंगे नेटवर्क में वो सब इस यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एक तो लीनियर होगा, बाइलेटरल होगा, पैसिव होगा, टीआईवी और लंप्ड होगा। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप हमें बताइए कि क्या है एक्चुअली में वी और आई कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, मतलब दिया रहेगा और उसके हिसाब से बताएगा लीनियर बाइलेटरल जितना भी पढ़े क्या होगा। ठीक है, अब बताओ भाई ये एक पहला क्वेश्चन है, वी और आई ये क्या है। देखो इसका ग्राफ कैसे है, यहाँ से फिर ऐसे क्या है, तो बताओ इसके बारे में क्या होता है, लीनियर है नहीं लीनियर है, ऑब्वियस बात है नॉन लीनियर है। क्या है, बाइलेटरल यूनिलेटरल है, बताओ भाई। बाइलेटरल तब होता है ना जब यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू बराबर हो। ठीक है, तो है नहीं, यूनिलेटरल है। उसके बाद एक्टिव है कि पैसिव है, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आर तुम्हारा पॉजिटिव है और यहाँ पे आर तुम्हारा 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, पैसिव होगा। क्यों पैसिव होगा भाई, क्योंकि आर जो है तुम्हारा निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव होता तो एक्टिव होता। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो भाई। और मेरे हिसाब से आप क्या करो, इस जितना भी A B C D E क्वेश्चन है उसको भाई लगा लो, मतलब काफ़ी सिंपल है, आई थिंक आप लगा सकते हो। अगर समझ में नहीं आए तो आप भाई बताना जरा हमें, है ना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलो अब पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट आरएलसी के बारे में। ठीक है, तो भाई देखो आपने एक पढ़ा होगा V बराबर RI, है ना। ओके, सो V को आप ऐसे लिखो, R को क्या लिखोगे, रो L बाई A इंटू आई। ठीक, अब एक काम करो, V डिवाइडेड बाई रो इंटू L बराबर I बाई A। अच्छा, V बराबर I क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक, अच्छा एक बार बताओ, I बाई A को क्या लिखेंगे भाई, J लिखेंगे। J बोले तो करंट डेंसिटी है, और इसमें बताओ V बाई L को क्या लिखते हैं, V बाई L, भाई V बाई L तो जो मैं जानता हूँ वो होता है P, और रो को 1 बाई रो को सिग्मा। तो क्या J बराबर सिग्मा हुआ, सिग्मा E, तो J बराबर सिग्मा E भी क्या है, ओम्स लॉ है। सो फील्ड थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, J बराबर सिग्मा E आता है। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है भाई, J बराबर सिग्मा E, Y बराबर MX, लीनियर है, बाइलेटरल है, पैसिव है ना। आपको मैंने सारा पीछे बताया, आप ध्यान रखना। अब देखो सिग्मा जो है टेम्परेचर का फंक्शन है कि नहीं, एकदम है। बताओ जरा कि अगर आप कंडक्टर की हम बात करते हैं, कंडक्टर ले लो, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगा। क्यों घटेगा भाई, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओह, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये पता है क्या, पता ही होगा भाई। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कंडक्टर में। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। अब तुम जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा,
कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन का मतलब क्या हो, कोलिजन अगर बढ़ेगा तो करंट एक डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी घटेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। सर्किट थ्योरी को हमसे भी बराबर आए मैंने आपको बताया। तो ये जो होता है लीनियर बाइलेटरल और पैसिव होता है। देखो आर जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो इसको समझ लो। आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब ये जो आर नॉट होना है, आर नॉट, ये आर नॉट जीरो टेम्परेचर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, और आर टू इक्वल्स टू आर वन इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब ये आर वन किसी, अब डेल्टा टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। जिस टेम्परेचर पे आप फाइंड करना चाहते हो R2 वो टेम्परेचर, और जिस पे अभी आपको दिया हुआ है वो टेम्परेचर। ठीक है, तो R1 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है, दिस अल्फा इज, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मैं थोड़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखता हूँ। देखो भाई, टेम्परेचर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब यार एक चीज ध्यान रखो, जो निगेटिव होता है ना, निगेटिव का मतलब क्या है इसको समझते हैं पहले। समझो यहाँ पे निगेटिव का मतलब क्या है। निगेटिव का मतलब है, अरे यार इसको क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। इसमें कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें सेमी कंडक्टर आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखो इसको। अब बताया कि ओम्स लॉ किस पे ये होता है। एक चीज़, एक मिनट रुक जाओ, कि ये हमने आपको बता दिया, ठीक है, आप ध्यान रखना इसको। अब ओम्स लॉ जो है कांस्टेंट टेम्परेचर में वैलिड होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ही होते हैं, ये आपको पता है। तो अब देखो जे बराबर सिग्मा ई से आप कैसे आर बराबर रो एल वाई वो ये निकालोगे, वो आप कर लेना। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक पढ़ लेते हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, देखो भाई, अगर हम वही V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, ठीक, तो बताओ यहाँ पे देखो केस 1 में अगर हम V इक्वल टू 0, अब एक काम करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक मान लो कि एक बैटरी दे दिए V, और इसकी वजह से इसमें करंट आया। ठीक, अब देखो V को 0 कर दो, चलो V को 0 कर दो, जैसे 0 करेंगे सॉर्टेड हो जाएगा, राइट। तो भाई V को अगर 0 किए तुम और I 0 नहीं किए, देन R क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर V को 0 कर दिया और I 0 नहीं है तो V तो तभी 0 होगा ना भाई, जब R तुम्हारा 0 हो। V 0 कब होगा, अभी I को तुमने 0 नहीं किया है। ठीक है, I को तुमने 0 नहीं किया है और V को तुम 0 करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है R इंटू आई V होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो भाई I को 0 नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है R को तुम्हें 0 करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक, तो R 0 होने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट। भाई सिंपल सी बात है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट, समझ गए, शॉर्ट सर्किट। तो इस कंडीशन में जो हमें करंट मिलते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्टन करंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू नॉर्टन करंट जिसको बोलते हैं। अब जब नॉर्टन थ्योरम पढ़ोगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। उसके बाद आता है कि V को 0 मत करो और I को 0 कर दो। क्या होगा भाई साहब, V को आपने 0 कर नहीं किया और I को 0 किया, I को 0 कर दिया और V को 0 नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है R का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए भाई। क्योंकि अगर R का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगा तो करंट 0 कैसे होगा, मतलब R ओपन होना चाहिए। R इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ओपन। तो जब तक ओपन नहीं होगा करंट 0 कैसे होगा, है ना। सो ओपन हो जाएगा, देखो ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में जो वोल्टेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, VTH, थेवेनिन वोल्टेज। ध्यान रखो, ये सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। R इक्वल टू VI, ये सब ठीक है, I इक्वल टू DQ बाई dt, तुमको सब पता है, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। जब तुमको I बराबर DQ बाई dt दिया रहा है तो Q का वैल्यू निकालोगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम ध्यान रखो भैया। ठीक है, ये चीजें है। मतलब I बराबर DQ बाई dt, तो Q को निकालोगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब दूसरे बुक में, कि Q और T का एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और 0 से 2 तक ये 2 सेकंड तक बढ़ता है और 2 सेकंड पे 10 किलो ओम हो जाता है। उसके बाद वैल्यू 2 के बाद कांस्टेंट होता है। तो यू नीड टू फाइंड I एट 2 इक्वल 2 सेकेंड माइनस एंड I इक्वल्स टू 2 प्लस पे वैल्यू
क्या होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम कुछ सी और बुक में लिखते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या था, यहाँ पे देखो ये था 2 से भरा और ऐसे था, और ये जो था वो था 2, और ये जो था 10 कूलम Q T in second. So you need to find I at 2 minus and I at 2 plus. ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना है। अच्छा बताओ, आई हमको पता करना है, तो पहले एकदम बेसिक से सोचना है यार, मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन है। आप सोचो कि आई का वैल्यू पहले क्या होता है, आई और क्यू में क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल सी बात है डी क्यू बाई डी टी होता है। मतलब क्या है कि मतलब डेरिवेटिव हमको करना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा भाई क्यू का। ठीक, अच्छा एक काम करो भाई, पहला हम एक तो ग्राफ से बना लेते हैं। पहले एक काम करो, क्यू का जो है ना एक्सप्रेशन लिख लो। अब बताओ टी 0 से 2 सेकेंड तक क्या वैल्यू है क्यू का भाई। स्ट्रेट लाइन का बताओ यार, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वाई बराबर एम एक्स। एम क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या है इसका बताओ, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप क्या होगा बताओ ना, दिस और डिवाइडेड बाय दिस। तो दिस क्या है 10, ये वैल्यू क्या है 10 है, और ये 2 है, तो 10 बटा 2 5, तो 5। और एक्स क्या है यहाँ पे टी, तो 5t, तो यहाँ पे हो गया 5t। अब बताओ टी से जब बड़ा होगा, 2 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 से बड़ा में 10 कूलम हो गया, तो लिख दो 10। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ग्राफ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट आई एट 2 माइनस एंड 2 प्लस। देखो भाई आई एट 2 माइनस का मतलब क्या है, अब इसको ऐसे समझो, एक ग्राफ है जहाँ पे टी का है। ठीक है, अब टी इक्वल टू 2 यहाँ पे है, 2 सेकेंड है। 2 माइनस सेकेंड का मतलब क्या है कि जस्ट 2 माइनस सेकेंड 1.999, तो वो 2 से पहले होगा, राइट। दिस इज 2 माइनस, और एक मिनट, ठीक है, और 2 प्लस कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 के बाद। ठीक, अब बताओ जब 2 माइनस में करोगे तो 2 माइनस के लिए ये एक्सप्रेशन लगेंगे या फिर ये एक्सप्रेशन लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई ये एक्सप्रेशन लगेगा, है ना। तो क्या होगा 2 माइनस पे जो आई का वैल्यू होगा डी क्यू बाई डी टी एट टी इक्वल टू माइनस, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एट टी इक्वल टू 2 माइनस। अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सो 5 एम्पियर होगा। ठीक है, ओके। अब बताओ आई का जो वैल्यू होगा डी क्यू बाई डी टी एट टी इक्वल टू 2 प्लस क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या है डी बाई डी टी, क्यू का वैल्यू है 10 एट टी इक्वल टू 2 प्लस बराबर है 10। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 एम्पियर, खत्म, ये हो गया। ठीक है, ओके। तो भैया सिंपल सी बात है, एक तो ये बना दिए, एक प्रोसेस ये है कि आप एक्सप्रेशन निकालो और बनाओ। चलो हम ये मेथड 1 मान लेते हैं, एक काम करो मेथड 2 देख लो भाई, ग्राफ को देखना ढंग से। ठीक, अब ये हम आई ले लिए, क्या होगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक, ये है टी, बताओ भाई अभी ये मान लो 2 है, अब ये क्या है ये 5t है, तो 5t का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 5t का डेरिवेटिव 5 होगा, तो लिख दो 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू जहाँ जहाँ पे चेंजेस होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है, जहाँ जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं वो वैल्यू को थोड़ा हमको ध्यान देना होता है। एक तो इस वैल्यू को ध्यान दो और एक इस वैल्यू को ध्यान दो। ठीक है, तो देखो अब जीरो पे पहले हमको ध्यान देना है। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि उस डेरिवेटिव पे आपको वैल्यू को चेंज देखना है, वैल्यू क्या चेंजेस हो रहा है। तो जब जीरो पे देखो, जीरो पे अगर वैल्यू देखिए तो 0 से 0 ही हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 0 पे 0 ही होगा। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद आते हैं 2 पे देखो वैल्यू क्या हो रहा है, 2 पे वैल्यू क्या हो रहा है कि पहले देखो 2 पे भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, हमें 2 से थोड़ा सा कम जाओ और थोड़ा सा ज़्यादा जाओ तो 10 ही रहेंगे ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, चेंज नहीं होगा मतलब 0 है। बात समझ रहे हो, तुम समझे कि नहीं बात, होपफुली आप समझ गए होगे। मैं एक और भी एग्जाम्पल लूँगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब बताओ ये 2 है, तो आई जो है t इक्वल टू 2 माइनस पे कितना है 5 एम्पियर, और आई जो है t इक्वल टू 2 प्लस पे कितना है 0 एम्पियर है। देखो दोनों से सेम वैल्यू आया ना। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट।
चलो यहाँ पे आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लो भाई, इसमें तुम कर लेना, ठीक है। 2 प्लस पे देखो मैंने आपको बताया था 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। आगे देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये क्या है देखो, आई और टी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो -4 और 10 एम्पियर है, ठीक। तो 0 पे कितना है, 0 पे 0 है, एक ट्रायंगल बना, फिर उसके बाद नीचे आकर के, ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है और बाद में स्क्वायर है। इसको देखते हैं पहले, ठीक है। निकालना क्या है इसमें ध्यान रखो, यू नीड टू फाइंड Q एट t = 6 सेकेंड, ठीक, ओके। सो हम अब देखो, मेरे बनाने से पहले आप वीडियो को रुकना और फिर पहले खुद बना लेना, उसके बाद चेक करना, ठीक है। क्योंकि मैं इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। तो आप पहले बनाओगे फिर मेरा सोल्यूशन देखो। मैं चलो सोल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर, पहले क्या था भाई, एक ट्रायंगल था और उसके बाद एक स्क्वायर था। अभी आई और टी के बीच में दिया, राइट राइट। यहाँ पे वैल्यू क्या है उसको देख लेते हैं अभी, और यहाँ पे वैल्यू क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 10 था, ठीक है। देख लो, देखो 10 और -4 4 6, ठीक। ये है 4, ये है 6 और भी कुछ दिया है क्या? ओह हाँ, 1 मिनट, एक काम करो, ये जो ग्राफ है, 1 मिनट, ठीक है। इस ग्राफ को बढ़ाना है आपको, हाँ? और यहां तक लेकर आना है, ठीक है, ओके। और ये जो वैल्यू है, ये 10 दिया है। नाउ यू नीड टू फाइंड एट Q एट t = 6 सेकेंड। क्या सबसे पहले चीज भाई, आई और Q में हमको रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो आई क्या होता है भाई, dq बाई अब dt। अब तुमको पाना क्या है, Q का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा, आई dt का। कैसे किया देखो भाई, सिंपल है, dq = क्या लिखोगे, आई dt। अब निकालना है तो दोनों तरफ ये कर दो, तो बार ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब Q का जो वैल्यू है हमें 6 सेकंड पे निकालना है ना। कैसे करोगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। भाई साहब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसका इंटीग्रेशन है, आई और टी के बीच का इंटीग्रेशन, मतलब आई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ आई टी कर। सही है कि नहीं, बताओ गलत है कि सही है। हम पहला मेथड देख रहे हैं, हाँ, मेथड 1 निकालो। फिर एरिया कैसे निकालोगे, भाई एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसका एरिया निकालना है। तो एक तो पहले लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया बताओ भाई, 1/2 इंटू 10 हाइट है और कितना तक गया है, 4 तक, ठीक, प्लस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, उसका विड्थ कितना है, 2 इंटू -4 है, क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 20 - 8 कितना हो गया, 12 क्या कूलम। सो दिस विल बी योर आंसर। देखो एक तो ये सिंपल, एकदम सिंपल हमने मेथड आपको बताया है। दूसरा मेथड आप ये देखो, मेथड 2 कैसे निकालोगे, एक काम करो, आई का एक्सप्रेशन लिखो पहले, ठीक है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। भाई थोड़ा इस टाइप पे लिखने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना, मैं कोशिश करता हूँ इसको सुधारने का। चलो ठीक है, देखेंगे। तो पहले हम ये कर लेंगे, देखो एक्सप्रेशन लिखो पहले। एक्सप्रेशन क्या है भाई, ये क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन, दिस इज y = mx। y = mx है, बताओ y m का वैल्यू क्या है, बताओ 10/4, 10/4 ना भाई, ये जो हाइट है वो 10 है और ये विड्थ 4 है, 2.5t। सही है, सही लिख। सो फर्स्ट हो गया 2.5t फॉर व्हाट, t > 0 से 2, राइट है, राइट। अब t जो है
2 से ज़्यादा में सॉरी 4 से लेकर के 4 है भाई, वो 2 नहीं है, 4 और लेस देन 6 क्या होगा -4, और बाकी 0 होगा t से ग्रेटर 6 में। ठीक है, ओके। सो ये 0 हो गया। अब क्या करोगे भाई, अब सिंपली q का वैल्यू जो है तुम्हें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा i dt। ठीक है, लिखो इंटीग्रेशन 0 से 4 2.5t dt प्लस इंटीग्रेशन -4 dt 4 to 6। अब देखो मैं कर देता हूँ इसे 2.5/2 t स्क्वायर 0 से 4 -4 t 6, मतलब ठीक है इसको भी लिखो t 4 to 6। भाई बताओ कितना आएगा। इसको एक काम करते हैं, ये जो पर्सन है यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक, तो बताओ भाई क्यू का वैल्यू क्या होगा,